है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लोकसभा। अब यहाँ पर और ये बहुत बड़ा मतलब ऐसी समीकरण बने हैं। आप देखिए भारत में केवल जवाहरलाल नेहरू थे जो तीसरी बार इलेक्टेड हुए थे। अगर मोदी भी होते इलेक्टेड तो वो भी तीसरी बार होंगे, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू जी हुए थे तब उस समय विपक्ष कोई था ही नहीं वहां पर, कोई था ही नहीं सामने। इस बार विपक्ष ने अपना लेकिन पूरा आज की जोर डेट में विपक्ष है भी और अच्छी खासी तरीके से एक्टिव भी अच्छी दिखा खासी है। स्ट्रेंथ मतलब है। एक तरफा तो ये चुनाव बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवम त्यागी इस वक्त, और बिलाल खान भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शिवम त्यागी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों भी इस डिस्कशन में साथ में रहिए। चूंकि बात 2019 और 2014 की भी जिक्र हो रही है, 2024 के इस इलेक्शन में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवम जी करीब करीब 145 रैलियां चुनावी सभा की थी, लेकिन 2024 में संख्या बढ़ गई है, 206 तक पहुंची है करीब करीब। यानी इतना भी एक तरफा इलेक्शन नहीं है। अगर कोशिशें इधर से भरपूर हुई हैं तो उधर से भी हुई हैं। तेजस्वी ने तो अकेले ही 251 कर डाली बिहार में। देखिए रचना जी, 2019 में लक्ष्य 300 पार करने का था, 2024 में लक्ष्य 400 पार करने का है। और अगर लक्ष्य 400 पार करने का है तो मेहनत भी उतनी ज्यादा लगेगी, उतनी ही ज्यादा तल्लीनता से हमें काम करना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा मेहनत के साथ जनता के बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा। और उस कनेक्ट के लिए अगर रैलीज 200 भी करनी पड़ेगी तो क्या। चुनाव है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो उसको पूरी मेहनत से लड़ती है, और आप देखते भी हैं। और हमारे पर तो विपक्ष आरोप ही ये लगाता है कि हम चुनाव में ही रहते हैं, 24 घंटे चुनाव में बहुत मेहनत करते हैं, ये तो 24 घंटा कॉम्प्लीमेंट हुआ सिर्फ ना। चुनाव लड़ते हैं। वो ताने की तरह मारते हैं, लेकिन हम इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं। लेकिन एक विषय साफ है कि जिस तरीके का चुनाव रहा बेहद शानदार रहा। और जहां तक बात एक तरफा की है, बिल्कुल एक तरफा है। 2014 में जब हम कहते थे कि हम इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आएंगे तो देश मानने को तैयार नहीं था, लोग मानने को तैयार नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी इंडिपेंडेंट। 2019 में हम कहते थे कि हम 300 लेकर आएंगे तो लोग उस पर भी विश्वास नहीं करते थे, कहते नहीं नहीं 35 साल में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि ऐसे कोई रिपीट हुआ हो। हम 300 भी लेकर आए, रिपीट भी हुए। 2024 में हम कह रहे हैं कि अब तो पार, तो अब की बार 400 पार के लिए जितनी भी मेहनत लगती है हम लगाएंगे। दूसरी बात, हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, लीडरशिप है, पूरा गठबंधन है। दूसरी तरफ देखिए क्या है, इंडिया अलायंस नाम रख लेने से कोई अलायंस हो जाए तो बात ही क्या है। मतलब जो लोग पंजाब में साथ हैं वो चंडीगढ़ में साथ नहीं है, वो फिर दिल्ली में साथ है। जो लोग बंगाल में साथ नहीं है वो दिल्ली में साथ है। जो लोग केरला वायनाड में साथ नहीं है वो दिल्ली में साथ है। अगर इसको कोई अलायंस कहता है तो मैं मानता हूं कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं जनता को और ज्यादा कंफ्यूज करता है। और इनफैक्ट एक और चीज और भी है, ये हालात देखकर ना उनके पास प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है, जो स्थितियां हैं किसी हद तक पहले चरण से ही, और आज हम अंतिम चरण पर है, विषय बहुत साफ रहा कि विपक्ष कहीं चुनाव में नहीं था। इस बात पर तब नहीं होता है जब दूसरी पार्टियों से बीजेपी में नेता चले आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आते। एक चीज बताइए, रचना जी ने अब से 3 बार पहले या 2014 या 2009 में किसको वोट डाला था? आज 2024 में वो अगर मोदी जी को वोट डाल सकती हैं तो क्या नेता इधर से उधर नहीं आ सकता? नहीं कह रहे कॉन्फिडेंशियल है रचना ने कैसे वोट डाला, और मेरा भी कॉन्फिडेंशियल है शिवम। लेकिन मैं बिलाल जी का रुख करना चाहूंगा। बिलाल जी, आपने शिवम जी को सुना, आपने शिवम जी को सुना। शिवम जी ने साफ कहा कि हमने जो बातें कही 2014 में, हमने जो बातें कही 2019 में, उनका मजाक तब भी उड़ाया गया। हम उन बातों पर खरे उतरते हुए निकलकर सामने आए, लिहाजा 2024 में भी वही होगा जो हमने सामने रखा है। ये चुनाव बिलाल जी क्या एक चेहरे पर लड़ा जा रहा है, नियत पर लड़ा जा रहा है, या यूं कहूं कि एक नैरेटिव बीजेपी ने पहले ही सेट कर दिया और विपक्ष उसकी पिच पर आकर खेलना शुरू हो गया? देखिए, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त डरे हुए हैं, सबको मालूम है क्या होने वाला है। जो वादे इन्होंने 2019 में किए, कहाँ पूरे के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, 15 लाख, फिर दोबारा से बात की गई, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई, महंगाई कम करने की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी। देश के प्रधानमंत्री आज मटन की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, और मुजरे पे उतर आए। ये सब शुभम भाई को भी पता है किस तरीके से हालात खराब है। और बात करते हैं अकेले लड़ने, क्यों ये अलायंस नहीं कर रहे? गृह मंत्री ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर, हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, लेकिन बिहार में इनको जरूरत पड़ गई नीतीश कुमार जी की। और जिस तरीके से इन्होंने जहाँ जहाँ अलायंस किया, इनका भी 28 पार्टियों से अलायंस है, इनको भी बताना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया अलायंस को कहते हैं कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, अरे वो कहीं भी होगा सबको साथ लेके जाएंगे, सबको साथ लेके आपको निपटाने का काम करेंगे। एक बात बताइए, आपने कहा बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत पड़ गई, ये वाइसी वर्सा भी तो देखिए, नीतीश को भी तो बीजेपी की जरूरत पड़ गई, पाला भी तो उन्होंने बदला है। साथ ही आपने कहा कि सब जानते हैं हो क्या रहा है, लेकिन इससे पहले भी मैंने जिक्र किया
लोगों के मन में नाराजगी है अपने स्थानीय नेता को लेकर, सांसद को लेकर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि काम भले ही नहीं किया, वोट हम मोदी के नाम पर ही देंगे। जेपी नड्डा भी आज दोहरा रहे थे, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी। मोदी के नाम पे क्या देंगे? जो कहा था कि सबका किसी को ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन अजीत पवार जी को अगले दिन ही पार्टी में लेते हैं, छगन भुजबल को पार्टी में ले लिया, जो भ्रष्टाचारी जिनको कहते थे चक्की पीसिंग अगले दिन उनको पार्टी में ले लेते हैं। तो ये तो इनका व्यवहार है, इस तरीके से इनको बिलाल साहब इसके लिए वक्त शायद निकल गया, इसके लिए वक्त निकल गया है कि ये हम तर्क रखें। मेरा आपसे ये कहना है, आज जो वोट हो रहा है 57 सीटों पर, यहाँ पिछली बार बीजेपी ने 25 जीती हुई थी, बाकी कितना हिसाब था भी उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको लगता है कि ये सारी चीजें वोटर काउंट में रख रहा होगा आज के दिन? देखिए, मैं आपको बताऊं, बिहार में 40 में से 39 सीटें इस बार जीतने जा रहे हैं, और ये इनको खुद पता है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मिलकर रैलियां कर रहे हैं, वहां के लोग समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं बदलाव निश्चित है। तो इनको मालूम है, इस तरीके से जब देश के प्रधानमंत्री उल्टी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, लगातार सिंदूर रही है, वो इसीलिए कर रहे हैं, वो खाना पीने की बात, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हॉलीडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ये बात संडे मंडे पे उतर गए, छुट्टियों की बातें पे उतर गए। अरे मंडे में भी, ट्यूसडे में बेरोजगारी है, महंगाई है, इस बातों पर बात करनी चाहिए ना। जो आपने 2019 में वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए, लेकिन इधर घुमाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वादे सिर्फ जुमले साबित हुए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष के समर्थन में चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। शिवम जी, लेकिन जो बिलाल जी ने जिक्र किया, जो भ्रष्टाचारी छवि के नेता रहे, वो बीजेपी में आकर उन्हें क्लीन चिट मिल जाना या वॉशिंग मशीन में धुल जाना, ये चुनावी चर्चा में लगातार मुद्दे बने रहे हैं। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता आए, इस देश के गृह मंत्री लगातार उसको कहते रहे कि किसी से एक भी चार्ज ड्रॉप नहीं हुआ है, किसी से एक भी चार्जेस को हमने जो है अलग नहीं किया है, और ये काम एजेंसीज का है। भारतीय जनता पार्टी किसी को जो है कन्विक्ट नहीं करती। और एक तब लगा जब भ्रष्टाचार के आरोप जिन नेता पर होते हैं वो मंच से ये बातें कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। चक्की पीसिंग, ये तो अरविंद केजरीवाल, ये सवाल अरविंद केजरीवाल से भी पूछा जा सकता है। ये सबके लिए है। तो लेकिन मेरे को जवाब देने के लिए जो समय आपने दिया उस पर बोलने तो दीजिए कम से कम। सबके लिए है तो सबसे भी पूछिएगा। थैंक यू। यही सवाल जवाब जो है अरविंद केजरीवाल से भी पूछे जाते थे। कहा जाता था, अरविंद केजरीवाल को कहा जाता था कि वो भ्रष्टाचारी है, उनका घोटाला तो खोलने वाली ही कांग्रेस पार्टी है, लेकिन बावजूद उसके जो है आज वो उनके साथ बैठे हुए हैं। उन्हीं सोनिया गांधी को अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर सबसे बड़ी कोई भ्रष्टाचारी है तो वो सोनिया गांधी है, आज साथ में साथ खड़े हुए हैं। उन्हीं शरद पवार जी को कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन वो भी साथ है। वहां पर वो, उनके पास धोबी घाट है, उनके पास वो वॉशिंग मशीन है, उनके पास क्या है वो भी जवाब देते। विषय साफ है। इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है तो उस पर से कोई भी एक केस नहीं हटाया गया है। इस देश में कोर्ट है और वो तय करती है, और बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए कोर्ट ने तय किया भी है। अरविंद केजरीवाल बेल नहीं मिली, सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली। और इसके अलावा मनीष सिसोदिया आज भी जेल में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री सोरेन वो भी आज भी जेल में है। तो मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार पर जो काम करना था वो काम आज भी चल रहा है, सतत चलता रहेगा, और कोर्ट्स ने भी उसमें अच्छा काम किया है, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन विषय बहुत साफ है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी सिर्फ ये सोचते हैं कि इकट्ठे होकर एक जगह खड़े होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हरा सकते हैं, तो मुझे लगता है वो असंभव ही है। और आज हम 7वें आखिरी चरण में है। 4 तारीख को उस बात का रिजल्ट भी दिख जाएगा कि कौन कितना क्रेडिबल था, किसकी बात जनता ने मानी, किसकी बात नहीं मानी। इसका एक छोटा सा नमूना यह भी है कि आज एग्जिट पोल में कांग्रेस वाले नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। तो मेरी उनको शुभकामनाएं। 4 तारीख तक खुश होने के लिए उनके पास दिन है कि हम जीतेंगे, लेकिन उनको भी पता है वो हारना है। अच्छा, इस चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग साधना का बड़ा जिक्र हो रहा है। शिवम जी, इस पर कुछ नहीं कहेंगे क्या? मैं तो यही कहता हूं कि हम बोले तो हंगामा, हम ना बोले तो हंगामा, हम रैलियां करें तो हंगामा, शांति से ध्यान करें तो हंगामा। भाई आप तय कर लीजिए क्या करना है। इस देश में ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब योग, ध्यान, इन सब पर भी इतनी चर्चा होती। इतनी चर्चा होती क्या कि अगर दिन दूसरा होता, समय दूसरा होता और प्रधानमंत्री आवास में इफ्तारी का कार्यक्रम चल रहा होता, जैसे इस देश में हमेशा चलते थे। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं इफ्तारी के खिलाफ हूं। मुझे लगता है शिवम, मुझे हंगामा चिल्ला चिल्ली होती, बिल्कुल नहीं होता। मुझे लगता है प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है ना, उसके लिए देश को तैयार कर रहे हैं। खैर, युवराज भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। ये भी अच्छी बात है। युवराज मेरे साथ जुड़ गए। मैं युवराज का भी रुख कर लेता हूँ। युवराज, आज 7वां चरण है, 13 सीटें उत्तर प्रदेश में, कुल मिलाकर 57 सीटें हैं। मैं यहां पर बंगाल और पंजाब को लेकर आपकी राय जानना चाहूंगा। इन दोनों राज्यों में अगर
एनडीए डेंट लगा पाता है तो एनडीए अपनी उस सोच और उस मार्कर के नजदीक पहुंचेगा जिसकी वो लगातार बात करता रहा है कि 30 सीटें हम पार करेंगे। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने ही सहयोगी गठबंधन कांग्रेस को कोई जगह नहीं दी है, जिससे उसने दिल्ली में समझौता किया है। उधर टीएमसी ने वहां पर कांग्रेस को किसी तरीके की जगह नहीं दिया। अधीर बाबू परेशान दिखे पूरे वक्त। क्या ये फैक्टर वोटिंग के दौरान इन दोनों राज्यों के वोटर अपने दिमाग में रखेंगे? क्या काउंट होगा ये वोट में? देखिए दिल्ली नहीं, बिलाल युवराज से बात कर रहा हूं। देखिए यदि हम बात करते हैं दिल्ली और पंजाब की, तो ये दो राज्यों में एक बड़ी हास्यास्पद परिस्थिति हुई। आम आदमी पार्टी पे कार्रवाई एजेंसी करती है तो कांग्रेस ने बल्ले बल्ले किया, ठीक है। उसी तरह कांग्रेस पे कार्रवाई होती है तो आम आदमी शावा शावा कर रही है। तो ये जो नेताओं ने गठबंधन किया है, ये एक लार्जर हिट के लिए बड़े, वो कहा जाता है ग्रेटर गुड के लिए किया है, नो डाउट। लेकिन उनका काडर सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि जिसको हम गरियाते गए, जिसको हम बदनाम करते गए, जिसके खिलाफ लड़ते गए, उसके साथ हम उसके लिए प्रचार हम करेंगे, ये कतई नहीं हो सकता भैया। तो ये बात का असर पंजाब में जब हम देखेंगे तो ये है कि जो काडर है वो लोगों को पोलिंग बूथ तक लेके आने में सफल नहीं होगा। लेकिन एक ये भी बात है कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 कांग्रेस को मिली थी 2019 में से। लेकिन जो ट्रेंड अमूमन देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट शेयर खाती है, मुझे लगता है इस बार थोड़ा उसके विपरीत होगा। पंजाब की यदि बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी खाएगी, लेकिन भाजपा सीट ले पाती है या नहीं ले पाती है, इस पे एक सवालिया चिन्ह रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि भाजपा इतनी सीट लेके आएगी, लेकिन हाँ उसका वोट शेयर बढ़ेगा। और बंगाल की बात है तो बंगाल में सर ये मेरा स्पष्ट आकलन है, सिल्वर लाइनिंग इस चुनाव की, वो हाई कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन की बात हुई, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हुई, या संदेश खाली का इंसिडेंट जो हुआ जिसको भाजपा ने काफी अच्छे से भुनाया राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे महिला को टिकट देके एक संदेश दिया, भाजपा की सीटें बढ़ेगी। भाजपा बंगाल में 18 से उठ के 25 सीट लाने वाली है। लगातार ये दावा कर रही है कि 400 पार हमें पहुंचना है। एक बार फिर से शिवम का रुख कर लेते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में है, योग साधना में है, 45 घंटे का ये तप होगा, करीब करीब 2 बजे का वक्त रहेगा जब मौन तोड़ेंगे। हो सकता है कोई बड़ी बातें भी बोले, उस पर हमारी नजर है। लेकिन बीजेपी या फिर मैं एनडीए की बात करूं, ये जो 400 पार का दावा किया है, कॉन्फिडेंस शुरू से लेकर अब तक बरकरार है। जबकि हम विपक्षी लीडर्स को देख रहे हैं तो उनके बोल, उनके सुर थोड़े से बदले हुए हैं। शायद आज तो वो ज्यादातर चुप रहने में उनका जो रवैया है वो नजर आया। शिवम, पहलवान रिंग में उतरने से पहले जो ताल ठोकता है वो ताल तो नहीं ठोकी गई कि देखा जाएगा 400, सामने वाला तो डर गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि 400 का जो कॉन्फिडेंस है वो दिन में 16-17 घंटे काम करके आता है। वो 400 का जो कॉन्फिडेंस है वो 200 से ज्यादा रैलियां करके आता है। वो 400 का जो कॉन्फिडेंस है वो 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर आता है। जो 400 का वो कॉन्फिडेंस है वो अपने अलायंस के साथ बैठकर एक नेता, एक नीति, एक नियत के हिसाब से आगे बढ़ने पर आता है। वो 400 का जो कॉन्फिडेंस है वो इसलिए आता है क्योंकि पता है कि जिस तरीके से जनता के लिए सोशल वेलफेयर के हमने काम किए हैं, जनता उसको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी और कर भी रही है। बाय एंड लार्ज आप भी अगर ग्राउंड पर गए होंगे, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है गए होंगे, तो आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। चलिए शिवम, आपको रोक नहीं रहा, मैं अपना अनुभव बता देता हूं। ग्राउंड पर गया, आप जोड़िएगा, ग्राउंड पर गया, वहां पर एक चीज मैंने देखी, लोग स्थानीय बीजेपी उम्मीदवार के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हम अगर वोट देंगे तो मोदी के नाम पर देंगे। ये एक तरीके से आपको एंडोर्स भी करती है और सवाल भी उठाती है कि स्थानीय उम्मीदवारों पर यकीन कम है लेकिन शीर्ष नेतृत्व पर अकाट्य यकीन है। ऐसा क्यों? देखिए, जिस दिन सवाल उठने बंद हो जाएंगे उस दिन तो देश में मीडिया का काम ही नहीं रह जाएगा। सवाल उठने चाहिए हम पर। मैं तो कहता हूं अच्छी बात है, उन सवालों को आप हम तक लेकर आइए, हम उनको बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे, लगातार अपनी पार्टी में सुधार करेंगे। लेकिन एक सच्चाई देखिए कि 10 साल बाद भी इस देश में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना होकर प्रो इनकम्बेंसी है और 10 साल बाद भी कोई पार्टी जो है अपने पिछले प्रदर्शन में 100 सीटें ऐड करने की बात करती है, तो सोचिए जनता में किस हद तक दीवानगी है, जनता में किस हद तक मोदी जी के लिए प्रेम है। हाँ, लोकल कैंडिडेट्स की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कि जब आप लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए प्रधानमंत्री चुनते हैं, उसमें चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी डिफेंस पॉलिसी हो, चाहे आपकी फाइनेंस पॉलिसी हो, वो तमाम चीजें होती है, चाहे आपकी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसीज हो, उस पर चुनाव होता है। उसको देखते हुए जनता इतनी मैच्योर है, लगातार आपने देखा होगा। और उस मैच्योरिटी की एक बानगी ये भी है कि देखिए जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार
असेंबली में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती, लेकिन जैसे ही लोकसभा आता है तो जनता का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो जब आप लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर देश के लिए एक नेता चुनना होता है। हाँ। और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इस समय देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई नेता है ही नहीं। जनता के लिए चुनाव बहुत आसान है और जनता को चुनने में बिल्कुल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं लगती। शुरुआत में कहा था कॉन्फिडेंस तब आता है जब 200 से ज्यादा रैलियां होती हैं। यहाँ तेजस्वी यादव ने 251 रैलियां की हैं। हालांकि उनका कॉन्फिडेंस 400 पार का नहीं, वो कह रहे हैं 300 पार तक हम जाएंगे। आज सुबह ही ताजा बयान उन्होंने दिया है। आप रहिए